ये देखें लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 सेज a new village social club has 10 members of whom 6 are men and 4 are women. The club committee will consist of 5 members. In how many ways can the committee of 5 members be chosen if it must include at least 2 men and at least 1 man? ये कंडीशन दे दी गई है। एट लीस्ट 2 का मतलब है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, मिनिमम 2, ग्रेटर दैन कुछ भी हो सकता है। एट लीस्ट 1 का मतलब है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। अब हम सिनेरियोज बनाएंगे यहाँ पर डिफरेंट। यहाँ पर आप वो तमाम सिनेरियोज बनाओगे जो पॉसिबल हैं। उसकी जो कंडीशन है कि मेन एट लीस्ट 2 हो सकते हैं और वीमेन जो है ना एट लीस्ट 1 है। ज़्यादा हो सकती हैं और मिनिमम जो है ना आपके पास 1 होएगी। तो यहाँ पर आप क्रिएट करो कि भाई टोटल जो मेन है वो आपके पास 6 हैं और जो टोटल वोमेन है वो आपके पास 4 हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है। आई नीड टू मेक अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। टोटल मैन आपके पास 6 है, वुमेन जो है ना आपके पास 4 हैं। तो अगर आप बेटा जी 2 मैन ले लो आउट ऑफ 6 और इधर से 3 वुमेन ले लो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कि मैन 2 हो, मिनिमम 2 हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 ले लिए। वेमेन कम से कम 1 हो सकती है, ज़्यादा तो हम ले सकते हैं। तो 3 + 2 5 की कमेटी बन गई। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्या होगी, आपने 6 में से 2 सिलेक्ट किए तो 6C2 आपने 2 सिलेक्ट कर लिए और 4 में से आपने 3 सिलेक्ट कर लिए तो दिस वुड बी 4C3। पहला रास्ता ये बन गया, 6 में से 2 सिलेक्ट कर लो, 4 में से 3 सिलेक्ट कर लो, 3 + 2 5 हो गई हमारे पास। एक ऑप्शन ये हो सकती है। दूसरी जी कि मैं यहाँ से 3 आदमी ले लूँ, 3 मैन ले लूँ और 2 वुमेन ले लूँ। तो मीन्स मैंने 6 में से 3 सिलेक्ट कर लिए, 6C3 कॉम्बिनेशन सिलेक्शन को कहते हैं। 6C3 और 4 में से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा मेरे पास कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तीसरा ये कि मैं 4 आदमी ले लूँ और 1 विमेन ले लूँ तो 4 + 1 मेरे पास 5 तो हो गए। देखो 3 सिनेरियो बनाए। 6 में से मैं 2 आदमी ले लूँ, 4 लड़कियां ले लूँ और विमेन ले लूँ, 3 + 2 5 हो गई। 6 में से 3 मैं मैन ले लूँ और 4 में से 2 मैंने विमेन लेनी है तो 3 + 2 5 कमेटी इज़ रेडी। आप मैन 4 ले लो और 1 वुमेन लो तब भी 5 की कमेटी बन ही जाएगी। तो आखिरी जो सिलेक्शन होगी हमारे पास वो होगी जी 6C4 और 4C1। 4 में से 1 इधर से सिलेक्ट कर लो। 6 में से 2 सिलेक्ट किया 6C2, 4 में से 3 को सिलेक्ट किया 4C3, 6 में से 3 सिलेक्ट किए 6C3, 4 में से 2 सिलेक्ट किए तो 4C2। सिलेक्शन को समझो, एक होती है सिलेक्शन विद आर्डर जिसमें मैटर कर रहा होता है और एक में आर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो कोई से 2 आदमी लेने हैं 6 में से, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर 6 में से आपने 2 आदमियों में लेना था कि जी यहाँ पर एक आपने लेना है अली, दूसरा लेना है वली, अगर कंडीशन है कि अली और वली दोनों को लेना है तो ऑर्डर मैटर करता। फिर मैं 6P2 लिखता, परमुटेट करता द सिलेक्शन वेयर ऑर्डर मैटर। आपका ईमेल का पासवर्ड परमोटेशन है, वो कोई भी नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। कॉम्बिनेशन में कुछ भी बना दो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन NCR होता है। अब ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से हमने कर लिया। जहाँ पर कॉम्बिनेशन होगी NCR का फार्मूला लगाओगे, जहाँ पर परमोटेशन होगी वहाँ पर NPR लगाओगे। ये 2 मेन फार्मूलाज आपके कॉम्बिनेशन और परमोटेशन के अंदर चल रहे होते हैं। तो अब बेटा जी ये तीनों के आंसर्स अलग अलग बताएं और इन तीनों को हमने ऐड कर देना है। हाउ मैनी वेज, तो टोटल वेज हमारे कितने होंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर उठा लो और मुझे बेटा जी यहाँ पर बताओ कि टोटल वेज कितने हो सकते हैं। 6C2 × 4C3 क्या होएगा, 6C2 × 4C3
हाँ नहीं बेटा, आप कैलकुलेटर है आपके पास तो आप प्रैक्टिस करो, ये निकाल के दिखाओ। 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C3। अलीना आप भी अपना कैलकुलेटर उठा लो, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। खिज़र आपके पास नहीं है कैलकुलेटर? है मेरे पास। तो बेटा जी निकालें, किस लिए रखा हुआ है? तो 6C2 4C3 क्या होगा? ये देखें, पता नहीं मैंने कोई इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बोल दी है कि चुप खामोशी छा गई है। 6C2 60 सर। 60। बताया ना बेटा जी, 60। यहाँ पर आपको फास्ट होना चाहिए। मैं आंसर के वेट में तो नहीं बैठ सकता ना, फिर अगले काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये 6C3 इंटू 4C2। मिनाहल आप बताओ जल्दी जल्दी। 6C3 इंटू 4C2। 6C3 इंटू 120। 120, यहाँ पे 120 हो गया। और 6C4 इंटू 4C1 60 आ गया। गुड। तो इन 60। सब को अगर प्लस कर दें तो बेटा जी टोटल वेज आ जाएंगे हमारे पास कितने? 240 वेज। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। देखें, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन के अंदर आपने जिस चीज़ को फोकस करना है, उसने हमें एक कंडीशन दी कि 5 मेंबर्स की कमेटी बननी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 2 आदमी होने चाहिए और 1 लेडी होनी ही होनी चाहिए। ये कंडीशन है आपके पास। तो आपने जो भी सिलेक्शन करनी है, आप अपने आप को सिलेक्टर कंसीडर करो। 5 लोगों की कमेटी बननी चाहिए, 6 में से 2 आदमी लेने ही लेने हैं, तो बाकी 4 औरतों में से 3 ले ली। 3 + 2 5 की कॉम्बिनेशन हो गई। 6 आदमियों में से 3 ले लिए। सिनेरियोज क्रिएट किया करो। जब सिनेरियोज क्रिएट करके दोगे तो खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता कि 6 आदमियों में से आपने XYZ किसको सिलेक्ट किया। तो एनी सिलेक्शन जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन होती है 6C2 और दूसरी ऑप्शन, और ये दोनों कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करेंगी, ये भी फैक्ट है। दूसरी टीम हमें 5 की बनानी थी, 6 में से मैंने 3 आदमी सिलेक्ट कर लिए, 4 में से 2 लेडीज़ को सिलेक्ट किया, 3 + 2 5 की टीम बन गई। ये एक और ऑप्शन है। सिलेक्शन हो रही है तो सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन होती है। सिलेक्शन विद ऑर्डर होती तो परमोटेशन होती। और तीसरा होता है फैक्टोरियल। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही चीज़ होगी, कॉम्बिनेशन, परमोटेशन या फिर फैक्टोरियल। तो पार्ट 1 ये देखें 4 नंबर का हमारा क्लियर हो गया। किसी को कोई मसला है तो बेटा यहाँ पर बताओ। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। द 10 मेंबर्स ऑफ द क्लब स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ। आखिर में फोटोग्राफी हो रही है, ये 10 के 10 मेंबर्स एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 10 मेंबर्स इफ ऑल द मेन स्टैंड टुगेदर एंड ऑल द वुमेन स्टैंड टुगेदर। ओके, पहले आदमियों को खड़ा कर दो। 6 आदमी हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आदमी यहाँ पर खड़े कर दो। ये आपने लिख देना कि मैन। कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होनी चाहिए जी। यहाँ पर 4 औरतों वेमेन को खड़ा कर दो। 1 2 3 4 खड़े हो गए। ये वुमेन है आपके पास। अच्छा, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 2 हो सकती हैं। कैसे? वुमेन पहले खड़ी हो सकती हैं, लेफ़्ट पे वुमेन खड़ी हो जाएं, इस पे तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, अगर मैं वुमेन को लेफ़्ट साइड पे खड़ा कर दूं और मैन को राइट साइड पे खड़ा कर दूं, दैट्स ओके। 1 2 3 4 5 6 मैन। अच्छा, इसमें 2 पॉसिबल वेज हैं कि मैन पहले खड़े हो जाएं, औरतें बाद में खड़ी हो जाएं, या विमेन पहले आ जाएं, मैन बाद में आ जाएं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 2 फैक्टोरियल तो बन गया ना। इस बॉक्स के अंदर 6 आदमी खड़े हैं, इन वोमेन के अंदर 4 वेमेन हैं। अब ग्रुप फोटो होना है तो 6, उन्होंने कहा कि आदमी एक साथ खड़े होंगे और वोमेन स्टैंड टुगेदर, औरतें भी एक साथ खड़ी होंगी। हमने कहा भाई देखो, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, आदमी पहले खड़े हो जाएं, वुमेन बाद में। ये एक तरीका है। दिस इज़ अ वन वे टू अरेंज द मैन फर्स्ट एंड वुमेन नेक्स्ट। दूसरा कोई बंदा अगर हमें क्वेश्चन कर दे क्या मैं वुमेन को लेफ्ट साइड पे नहीं खड़ा कर सकता, आप कहेंगे कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू अरेंज मैन एंड वुमेन बट दे शुड स्टैंड टुगेदर। तो 2 फैक्टोरियल इधर से आ गए।
अब मैन का ग्रुप चेक करो, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, तो 6 फैक्टोरियल, ये मर्दों की अरेंजमेंट हो गई, अंदर 6 फैक्टोरियल है। आगे वोमेन को चेक करो, सर वोमेन डब्बे के अंदर 4 हैं, तो उनके 4 फैक्टोरियल होंगे, 4 फैक्टोरियल। जितने बॉक्स जितने नंबर होंगे ना, उसकी अरेंजमेंट n फैक्टोरियल होती है, रिमेंबर दिस। 6 आदमी हैं, बॉक्स के अंदर इकट्ठे खड़े हो गए, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और 4 विमेन हैं 4 फैक्टोरियल। फिर मैंने भाई ये 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया? रीज़न इज़ दैट कि भाई मैन वेमेन एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो भी 2 वेज हैं। तो बस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मिनाहल बेटा आंसर बताओ। सबसे मज़े का टॉपिक होता है ये परमोटेशन और कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन बच्चे यहीं पर स्टक हो जाते हैं कि सर मेरा परमोटेशन वाला क्वेश्चन चला गया। 6 इंटू 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0, ये आपके पास वेज हैं एंड वी आर डन। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। 4 नंबर का देखो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है परमोटेशन का। तो उसी तरह का जो है ना आपके पास जो है ना 40 प्लस में रहना है, तो परमोटेशन को 100% नहीं लूज़ करने देना, अपने आप को बचाना है कि इसमें से जितनी भी वो टफ से टफ सिचुएशन दे दे, आपको उसे देखना पड़ेगा। लुक फॉर अ सेकंड फोटोग्राफ द मेंबर स्टैंड इन 2 रोज विथ 6 ऑन द बैक रो। 6 आदमी पीछे खड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड 4 ऑन द फ्रंट रो, 4 ये आगे खड़ी हो जाएंगी, 1 2 3 4, 6 पीछे बैक पे, 4 वो लेडीज आगे खड़ी हो गई। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 10 मेंबर्स इन विच ओली एंड पेट्रा स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द फ्रंट रो। अब यहाँ पे अगर मैं ओली और पेट्रा को खड़ा कर दूँ, सोचो यहाँ पे ओली और यहाँ पे पेट्रा। अब ये जो ओली एंड पेट्रा होते हैं ना, अंदर जो खड़े होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं। पेट्रा पहले खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती है, ओली बाद में। तो इधर से तो मुझे 2 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा। देखो जिसको आपने बॉक्स में बंद करना है, अगर ओली और पेट्रा, वो कह रहा है कि इन विच ओली एंड पेट्रा स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द फ्रंट रो, खड़े भी फ्रंट पे होंगे, और जब बॉक्स में एंटर हो गए तो 2 फैक्टोरियल सबसे पहले बना दिया करो। लेकिन सोचो, क्या ओली एंड पेट्रा यहीं पे खड़े हो सकते हैं? नहीं सर, ओली और पेट्रा तो इधर भी खड़े हो सकते हैं, ओली और पेट्रा तो इधर भी खड़े हो सकते हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ओली एंड पेट्रा जो के खड़े हो सकते हैं। ओली और पेट्रा क्या लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे? नहीं सर, कोई शर्त नहीं है। ओली और पेट्रा इस जगह पे भी तो खड़े हो सकते थे, ओली और पेट्रा तीसरी जगह पर भी खड़े हो सकते हैं। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ओली एंड पेट्रा कैन टेक। तो भाई आगे 3 वेज और भी हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर। अब वापस आ जाओ, फिर सोचो कि ओली एंड पेट्रा फर्स्ट और उसके 3 चांसेस। ओली और पेट्रा बॉक्स के अंदर हैं, उसका 2 फैक्टोरियल तो लिखना ही लिखना है। फिर ओली और पेट्रा सर ये इस जगह पे भी खड़े हो सकते थे, इस पे भी खड़े हो सकते थे, 1 2 3। तो इनके 3 पॉसिबिलिटीज हैं फॉर ओली एंड पेट्रा टू स्टैंड वेयर दे वांट। सर हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे या सिर्फ सिर्फ 3 3 से? से नहीं नहीं, 3 पॉसिबिलिटीज है, खाली 3 से। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। 3 और 3, 3 2 तो 6 हो जाएंगे। इधर चांस ही आपके पास बेटा 3 है। यहाँ पे यहाँ पे खड़े हो जाएं ओली एंड पेट्रा, यहाँ पे खड़ा कर दो या फिर यहाँ पे खड़ा कर दो। तो देयर आर 3 पॉसिबल वेज जहाँ पर ओली एंड पेट्रा खड़े हो सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 8 जगह बच गई, दे आर 8 फैक्टोरियल। ये 4 नंबर बस 2 बातों के थे। अब इसकी कैलकुलेशन बताओ मिनाहल क्या आती है? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 8 फैक्टोरियल। जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, तो वो 10 सर 8 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया है जी? 8 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया है? 6 बंदे, अल्लाह के बंदे 6 पीछे भी तो खड़े थे, और 2 जगह ओली और पेट्रा एक जगह पर खड़े होंगे ना, या तो वो फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं
लेकिन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ कि वो आगे दूसरी पोजीशन पर भी खड़े हो सकते थे, तीसरी पर भी खड़े हो सकते थे। हमने एक जगह पे उनको खड़ा कर दिया, लेकिन चांस तो, पॉसिबिलिटीज़ तो बेटा 3 है ना। दे कैन बी हेयर, दे कैन बी देयर एंड दे कैन बी एट द पोजीशन नंबर 3। तो 2 फैक्टोरियल ओली और पेट्रा की इनसाइड द बॉक्स इकट्ठे खड़े होने के लिए, और उनके आगे 3 चांस हैं, तो 3 पॉसिबल वेज हैं, और बाकी 6 आदमी और उनको 2 जगह खाली बन जाएंगी, उनकी अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल से हो जाएगी। तो व्हाट इज द आंसर? मिनाहल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 8 फैक्टोरियल। 241920। गुड, 241। हर बच्चा कैलकुलेटर से ये फैक्टोरियल और ये चीज़ें करना उसको आना चाहिए। तो दिस इज़ द वे जिसमें इतने वेज हैं जिससे इन चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है। समझ आया अलीना फ़ारूक? जी। रानिया, किसी को, ईमान शाहिद बेटा स्पेशली आप देखो, ये 4 नंबर आपको यहाँ पर हो गए। यहाँ पर जस्ट देखें, ये मार्क्स लेना बहुत आसान है। इसके लिए 1.5 पेज की जगह होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है ना, मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान मेथड मार्क सिखाऊंगा जिससे आप 1 नंबर भी नहीं काट सकता। 6 लोगों को ये 6 आदमियों को पहले खड़ा करो, फिर ये 4 वोमेन खड़ी कर दी आपने फ्रंट पे। तो देखें, ओली एंड हिज सिस्टर पेट्रा, मतलब ओली बंदा है, आर 2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब। सो 6 पीछे खड़े हो गए, ये वो मैंने बस ये मेंबर्स हैं टोटल, उसको जो है ना आपने आगे पीछे खड़े कर देना। फ्रंट पे हमने खड़ा कर दिया, ओली और पेट्रा को एक साथ खड़ा करना है और फ्रंट लाइन पे। तो यहाँ पर ये कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा जी पूछो। हानिया बेटा आपको समझ आई? जी सर। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखें 10 नंबर का था। पहले सिनेरियो बेस्ड था, उसके बाद जो है ना आपने क्वेश्चन को उस तरह से समझा, और ये समझ के करोगे तो बेटा जी बहुत ही आसान लगेगा आपको। अगर समझ के नहीं करोगे तो फिर आपको ये मुश्किल लग सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। किधर है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पहले रीड किया करें, समझने की कोशिश किया करें। समझ के जो क्वेश्चन को जो बच्चा डिटेल में पढ़ेगा ना, 2-3 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। Anil is taking part in the tournament. In each game in this tournament, players are awarded 2 points for a win. अगर वो जीतेगा तो उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ, अगर मैच ड्रॉ होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर वो हार गया तो 0 पॉइंट्स। एनिल एक मैच टूर्नामेंट में गया और वहाँ पर वो खेल रहा है गेम। इन ईच गेम इन दिस टूर्नामेंट, प्लेयर्स को जीतने पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मैच अगर ड्रॉ हो गया तो 1 पॉइंट मिलेगा, हारने पर 0 पॉइंट। फॉर ईच ऑफ एनिल्स गेम्स द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल विन, ड्रॉ और लूज, वो चाहे गेम अगर विन करेगा, मैच ड्रॉ होएगा या लूज़ करेगा, 0.5, 0.3 एंड 0.2 respectively. The results of the games are all independent of each other. The random variable x is the total number of points that Anil scores in his first 3 games in the tournament. Show that probability of x is equal to 2. मतलब उसे 2 अवार्ड मिलेंगे, उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये शो करना है कि उसे 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.114 आनी चाहिए। मिनाहल एहसन बताओ बेटा क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? उसे 2 पॉइंट्स कब कब मिल सकते हैं, ज़रा सोच के बताओ। अगर मैं फॉर 2 पॉइंट्स यहाँ पर हेडलाइन दे दो कि एनिल को 2 पॉइंट्स चाहिए फॉर 2 पॉइंट्स। हानिया बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर 2 पॉइंट्स उसको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, वो कब कब मिल सकते हैं? एक ऑप्शन बताओ पहले। ईमान बेटा आप बताओ क्या ऑप्शन है कि इस बंदे को 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं? पहली ऑप्शन आपके माइंड में क्या आ रही है?
किसी के, रानिया रेहान, इस बंदे को 2 पॉइंट्स कब मिलेंगे? जब वो जीतेगा। जब वो जीतेगा, चले वो विन करेगा। अगर वो विन करता है, विन पे तो 2 पॉइंट्स ही मिल जाने हैं उसको, तो इसका मतलब है बाकी 2 गेम्स उसे लूज़ करनी पड़ेंगी, उसे हारना पड़ेगा। तो 0 और 0, पहला सिनेरियो ये हो गया। देखो, अगर उसे 2 पॉइंट्स चाहिए तो 2 पॉइंट्स तो उसे विन करने की सूरत में मिल सकते हैं। अगर वो 3 में से, देखें फर्स्ट 3 गेम्स, 3 गेम्स में से अगर वो एक गेम विन कर गया तो बाकी बेशक हार जाए, दोनों उसे हारने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने सिर्फ 2 की बतानी है। तो पहला केस तो हो गया बेटा जी ये। अब बताओ विन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके सामने आप लिख दो। सर विन की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और हारने की प्रोबेबिलिटी है सर 0.2, फिर 0.2 इंटू 0.2, ये उसका 1 हो गया चांस कि उसे भाई मिल जाएंगे। और बच्चा कोई बताए जिसमें उसे 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। 2 बार ड्रॉ तो हाँ हार जाएगा। खिजर आप बताओ, अब उसे 2 पॉइंट्स क्या होने चाहिए? अगर 2 मैच वो ड्रा कर दे, 2 मैच अगर ड्रा हो जाएं और 1 मैच वो हार जाए, 2 मैच अगर ड्रा हो जाएं, 1 मैच वो हार जाए, ड्रा पे 1 पॉइंट मिलना है, तो ड्रा पे 1 पॉइंट, हारने पे 0 पॉइंट। तो भाई यहाँ से भी उसे 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो वी कैन राइट कि भाई ड्रा पे तो ड्रा की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो यू कैन राइट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। अब और कौन बताएगा तीसरी प्रॉपर्टी? रानिया रेहान आप ज़रा बताओ, उसे 2 पॉइंट्स अब कैसे मिल सकते हैं? ये पहला सीन हमने क्रिएट कर लिया कि भाई अगर वो 1 जीत जाए मैच, 2 हार जाए, उसे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगले पॉइंट में हमने सोचा कि 2 ड्रा हो जाएं, 1 हार जाए, तब भी 1 + 1 2 मिल जाएंगे। तीसरे में क्या है? तीसरे चांस में उसे बेटा जी 2 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं? मिनाहल आप बताओ। सर इसके ऑर्डर से तो नहीं फर्क पड़ता ना? हाँ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ हैदर। तो इसके अलावा फिर और कोई है ही नहीं? अच्छा कोई नहीं है, देखें पहला मैच ड्रा हो जाए, दूसरा मैच वो हार जाए, फिर तीसरा मैच ड्रा हो जाए। सर ये ऑर्डर है ना, मैंने यही पूछा था आपसे। मैंने कहा ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ तो फिर आपके पास फिर तो क्या यहाँ पर कहते देखो हैं, 1 फिर पॉइंट तो उसे वो विन भी किसी भी मैच में कर सकता है। हाँ एक मिनट, ये देखो ना सारे चांस आपने, अब खिजर अगली तैयारी तुमने बतानी है। देखो मैंने कहा ड्रा हो जाए, वो लूज कर जाए, तो 1 0 1 यहाँ पर इसे मिल जाएंगे DLD, ड्रा लूज और फिर ड्रा हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सामने लिख दो 0.3 और फिर जो है ना आगे जो है ना क्या हुआ, लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, फिर 0.3। अब चौथी ऑप्शन, आप खिजर आप बताओ क्या कह रहे थे? ड्रा हो जाए, लूज मैं हो, कह फिर वो लूज कर दे आगे। मैं कह रहा था जो विन वाली चीज है उसको भी फिर आगे पीछे करके लिख दें सर आप। लिख सकते हैं ना, तो लूज विन लूज क्यों नहीं लिख सकते? ये तमाम चांसेस ऑर्डर ये आपको लिखने पड़ते हैं, जिसमें वो ऑर्डर बनाना पड़ता है, लूज विन लूज। जब तक आपके सारी ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगी ना, अगली कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकती, तो फिर तब छोड़ दोगे। एक देखो लूज विन लूज, तो लूज की प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है जी? वो हार जाए, वो हार जाए। पहला मैच 3 मैच है ना, पहला मैच खेलेगा ना ऑर्डर वाइज। अगर देखो पहले चांस में आपने कहा कि मैच 3 गेम्स खेलनी है, पहली गेम खेलेगा तभी तो पता चलेगा ना। किसी को मैच ख़त्म होने से पहले तो पता नहीं चल सकता कि वो, क्या पता दूसरी मैच हार। जब हमें पता है कि उसे सिर्फ 2 चाहिए, तो पहला मैच जीत गया तो हम कहेंगे बस बेटा तुझे 2 पॉइंट्स ही मिलने थे, दूसरे तेरे हारे हुए समझो, मतलब हार गया। अब पहला मैच खेला वो ड्रा हो गया, अब अगला मैच खेला, हमें तो नहीं पता वो ड्रा होगा कि वो हार जाएगा, अगला भी ड्रा सर हुआ लेकिन तो उससे हाँ उससे फर्क क्यों पड़ेगा? हम लोगों ने बस उसके 2 पॉइंट्स देखने हैं 3 गेमों के बाद, तो उसका 3 ऑर्डर गेम, से तो हाँ कोई जी फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। अब यहाँ पर देखो पहला ड्रा हुआ, पहला मैच खेलने के बाद ड्रा होगा ना, पहले से तो नहीं पता किसी को कि ड्रा हो जाएगा। नहीं ना, लेकिन हमने टोटल तीनों मैचेस का देखना है, अलग अलग से तो नहीं देखना कि तीनों कब वो ड्रॉ मैचेस का हुआ है कब देखें, विन वो हुआ है। पहली गेम खेलेगा, फिर दूसरी खेलेगा, फिर तीसरी खेलेगा, उसमें से हमारे चांस बनते जाएंगे। अब खिजर ने कहा कि भाई अगर वो पहला हार जाए, दूसरा विन करे, तीसरा हार जाए गेम, तो भाई ये भी एक चांस है आपके पास। तो आपने
ये बना दिया हमारे पास, पहला हारा, आखिरी हारा, सेंटर वाला जीत गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ इसके सामने लिखोगे, हारने को 0.2 इंटू जो है ना 0 पॉइंट जो है ना जीतना हमारे पास 0.5 है इंटू 0.2 है। अब अगले 2 मैच खेलता है, तीनों मैच खेलता है, तो पहला भी हार जाता है, दूसरा भी हार जाता है, तीसरा विन कर जाता है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू क्रिएट ऑल द प्रोबेबिलिटीज़। तो ये 2 ज़ीरो की और एक विन की हो जाएगी। 0 हारने की आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, इधर लिखो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.5। अब आखिरी चांस हमारा क्या हो सकता है कि अब जो है ना एक ही बात रह गई है कि अगर जो है ना ये पहला मैच हार जाए, पहला मैच आप हार जाओ और फिर दोनों मैच अगले ड्रा हो जाएं, तो जो पहले हमने की है ये वाली रिवर्स कर दो। तो यहाँ से ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप निकाल के, मतलब हमारे पास ये वाले चांस देखो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई देखो, अगर प्रोबेबिलिटी x की 2 के ऊपर अगर उसे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हमारे पास जो है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.02, इसको इंटू 3 कर दो। 0.02 जो है ना उसकी हारने की है, ये 3 दफ़ा हो जाए, 3 दफ़ा वो हार जाए, इधर हारा फिर आगे कहीं पे हारा, और प्लस जो है ना इन सब की जो है ना कैलकुलेशन कर लो सिंपल कैलकुलेटर से, आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिस पे उससे 2, और वो शो करना है कि ये वाला रिज़ल्ट आना चाहिए आपका। इसका एक सर मिनट, इसके अलावा इसे करने का कोई और तरीका नहीं है? इसका आंसर बताओ मुझे पहले, इसका क्या है? ये 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये वाला इसका आंसर बताएं। 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.02 0.02, तो ये 0.02 हो गया आपके पास, ये एक, ये 0.02 हो गया। फिर इसका अगले का क्या ऑप्शन है? बस एक ही निकाल दो, बाकी तो सारे रिवर्स ही होंगे। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.2, 0.018 0.018। फिर आगे तो हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को रिवर्स किया है, तो ये 3 और आगे आपके पास जो है ना ये सीधा लिख दो जी, ये 0.18 है, सॉरी 0 पॉइंट आपका था ये 0.18, 0.018, ये भी 3 दफ़ा काम होना है। तो ये सारा आंसर करो, 0.02 इंटू 3 प्लस 0.08 इंटू 3 करो, क्या आंसर आएगा? सर यही आता है 0.114। यही तो आपने प्रूफ करना बेटा जी, 0.114। और किसी बच्चे के माइंड में कोई और रास्ता है तो बताओ जहाँ से आप 0.114 प्रूफ कर सकते हो, या आप कहो कि सर इस क्वेश्चन को यूं भी देखा जा सकता है। मिस्टर खिज़र, जब उसने कहा है कि उसे 2 अवार्ड्स मिलने चाहिए और उसका आंसर 0.114 आए, तो तब तक ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैचेस की नहीं देखी जाएगी, ऑर्डर वाइज देखते जाओगे, तब जाके जो है ना यू कैन प्रूव कि यस। सर ये तो 2 नंबर के लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? नई ऑप्शन तो बेटा बनानी पड़ती है ना, इसका भी 1 घंटा 15 मिनट टाइम होता है, 6-6 7-7 मिनट्स तो एक क्वेश्चन के लिए आपको स्पेसिफिक करने ही पड़ेंगे। ये दोबारा समझा देंगे ज़रा थोड़ा सा? देखो उसने कहा कि आपने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसे अवार्ड 2 मिले, 3 गेम्स उसने खेलनी है। रैंडम वेरिएबल x is the total number of points that Anil scores in his first 3 games in the tournament. Show that probability of x is equal to 2 is 0.114। 3 गेम्स खेलनी है, वो जितने पॉसिबल आपके रास्ते बन सकते हैं, 3 गेमें उसने 1 2 3 ऑर्डर वाइज 3 गेम्स खेलनी है। तो आप सारे ऑप्शंस देखते जाओ जिसमें से उसको जो है ना ये पॉइंट्स 2 मिल सकते हैं। तो पहली ऑप्शन में हमने कहा कि वो पहली गेम विन करे, 2 पॉइंट्स मिले, दूसरी हारेगा, पहला पॉइंट। अगले में हमने कहा कि 2 मैच, पहले वो 2 मैच खेले, दोनों ड्रा हो जाए, तीसरा वो हार जाए, तब भी इसे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पाकिस्तानी टीम जब टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना, देख नहीं रहे होते पाकिस्तान ने ये खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, हर टीम ने समझो 3-3 मैच खेलने हैं, तो हमने पॉइंट्स एनएल की टीम को 2 अवार्ड्स देने हैं आप लोगों ने।
तो वो तो खेलेगा, ये 8 टीमें हैं 9 टीमें हैं, जितनी ऑप्शंस होंगी सारी को देखोगे, 3 मैच के साथ चलते जाओगे। और ऑर्डर वाइज उसने पहले खेले, दोनों मैच ड्रा हुए, तीसरा हार गया, 2 पॉइंट्स उसकी टीम को मिल गए। नहीं अब सर बात सुन, अगर वो निकाल लेता है सारा कुछ, हमने मतलब पॉसिबिलिटी सारी निकाल ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन तमाम को आपने जो है ना ये इसके आंसर्स निकाल देने हैं, सॉल्व करने, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो है ना ये वाले 3 ऑप्शंस थी तो उसको मैंने 3 से सर मल्टीप्लाई ये कर। पी आपकी क्यू वाला आवाज वो कट रही है। फॉर्मूला है, उससे नहीं हो सकता? किससे बेटा? पी क्यू वाला फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाला। वो कैसे निकालोगे आप? पता नहीं सर, पूछ रही बताएं, हूँ। बताएं ना बेटा, अगर आप उस तरीके से खिज़र आपके माइंड में कोई और आ रहा है, आपका जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, पी क्यू आर, ये तो 3 ऑप्शंस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं 3 वाली। नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इसको, आपकी आवाज कट गई थी, इसको क्या करना है जब सारे आउटकम्स आप सारी निकाल आउटकम्स लेंगे? जब आ जाएंगे ना तो 0.02 ये 3 ऑप्शंस आएंगी, तो उसको इंटू 3 कर दो। और दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना 0.08 निकाली है हैदर ने, तो वो भी 3 है, तो इंटू 3 करके प्लस कर दो, या सब को निकाल के टोटल सब को प्लस कर दो, ये वाला आंसर प्रूफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है मिनाहल बेटा, आपके माइंड में कुछ? नहीं सर। इसी से आपको सारी बेटा ये ऑप्शंस निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर ही आप जो है ना ये निकाल सकते हो। अब जी, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अगर वो ज़ीरो कब आ सकता है, उसको ज़ीरो अवार्ड कब मिल सकता है, सोचो। ज़ीरो का अवार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स जब ज़ीरो होगी तो वो 3 मैच खेले और उसे ज़ीरो मिले, तो इसका क्या मतलब है, उसे तीनों दफ़ा हारना पड़ेगा। तो आप लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो हारेगा, लूज़ करेगा, एंड सर फिर हारेगा, एंड इंटरसेक्शन, सर फिर हारेगा, उसे ज़ीरो मिलना है, वो 3 गेम्स खेलेगा, तीनों में उसे जो है ना ज़ीरो मिलेगा। तो भाई उसे जब पहली गेम खेली उसे हारा, 0.2 मिला, दूसरी गेम खेली सर वो फिर हार गया, तीसरी गेम खेली फिर हार गया, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0.008, 0.008। ये टेबल हमने फिल कर दिया, समझ आई? मैंने ज़ीरो वाला टेबल देखो फिल कर दिया बेटा मिनाहल, इसमें तो कोई सर मसला इसमें नहीं। हम कोई ट्री डायग्राम वगैरह नहीं बना सकते? क्या ज़रूरत है इसके, इससे एडवांस बना के तुम कैसे ट्री डायग्राम बनाना चाह रहे हो बेटा, वो ज़रा बनाओ। देखो प्रोबेबिलिटी 3 गेमें खेली जा रही हैं, उससे ज़ीरो मिले, तो भाई कॉमन सेंस है, वो पहली गेम में भी हारेगा, वो दूसरी में भी हारेगा, वो तीसरी में भी हारेगा, तो ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी तो ये होगी 0.008। अब देखो उसे 1 मिले अवार्ड, अगर उसे अवार्ड 1 मिले तो यहाँ पर आप लिख दो पी एक्स इज इक्वल टू 1। और 1 इसे कैसे मिल सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी देखो, पहला मैच जो है ना ड्रा हो जाए, इंटरसेक्शन, दूसरा मैच इसे हारना पड़ेगा, तीसरा मैच इसे हारना पड़ेगा, ये पहला इसको 1 मिल सकता है। देखो ड्रा पे पोजीशन 1 है, तो यहाँ पर देखो इसे 1 मिल सकता है, तो ड्रा की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, ड्रा की प्रोबेबिलिटी सर 0.3 है, 2 दफ़ा हारेगा तो 0.2 इंटू 0.2, एक तो ये चांस हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी देखो, उसे 1 चाहिए, पहला मैच हार गया, एंड फिर जी क्या हुआ, दूसरा मैच ड्रा हो गया, एंड तीसरा मैच इसको फिर हारना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ 1 चाहिए अवार्ड, एक स्कोर सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता सर है। इसको सीधा इंटू 3 नहीं कर सकते, लिखना जरूरी हो गए? क्या चीज़, किसको इंटू 3 कर दें? मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखाना जरूरी तो नहीं है ना? दिखा दें तो और अच्छी बात है कि भाई बच्चा सेंस के साथ, कॉमन सेंस के साथ मूव करता जा रहा है। देखो अब इस प्रोबेबिलिटी के नीचे जो है ना मैं लिखूंगा कि भी पहले वो हार गया, हारने की प्रोबेबिलिटी तो बेटा 0.2 है। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए, आराम आराम से स्टेप वाइज मूव करो, उसके बाद फिर आपके लिए वो वर्किंग देखेगा कि बच्चे ने आराम से वर्किंग को फॉलो किया है,
ऐसे तो बिल्कुल क्यूब लिया जा सकता है, लेकिन मैं क्योंकि दरमियान में बच्चे कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनका S1 जो है ना वो बहुत वीक है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें समझ आए कि ये जो आएगा वो कैसे आएगा। अब तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की? सर तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो पहला मैच खेल ले, हार जाए, दूसरा मैच खेले, भाई साहब फिर हार जाए, तीसरा मैच खेले और वो ड्रा हो जाए। तो तीसरी ऑप्शन आपके पास बेटा जी बन सकती है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.3। देखो ये एक ही चीज़ हो रही है, इसको इंटू क्यूब में कर सकता था, लेकिन जिनका वीक है S1 उनके लिए तो मैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहा हूँ कि एक की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है तो अब इन तीनों इसको करो, मल्टीप्लाई करके इंटू 3 करो, बताओ क्या आंसर आता है? 0.036। 0.036, वेरी गुड, 0.036। ये देखो इसकी आ गई। अब 5 की कैसे निकालोगे मिनाहल? अगर उसे 5 अवार्ड मिलें, आर यू गोइंग टू मेक द ऑल पॉसिबिलिटीज लाइक आई डिड, या कुछ और सीन है? ईमान अब क्या करोगे? उसे 1 में से माइनस कर दो, जी बेटा, 1 में से माइनस कर दो हाँ जी, बाकी। प्रोबेबिलिटीज का सारा सम 1 होता है। अब तीसरे 5 के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, वो नहीं करनी है आपने। तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है बेटा। अब आपने जो है ना 1 में से ये सारे प्लस करके माइनस करके बता दो 5 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है। आप 5 के लिए जो है ना करोगे, यहाँ पर बेशक दिखा दो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब 5 के लिए बताना है तो उसके लिए आपने 1 माइनस जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है 0.008 प्लस 0.36 प्लस 0.114 प्लस 0.207 प्लस 0.285 प्लस 0.125। 1 में से ये सारा कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा जी क्या आएगा, क्योंकि हमने टेबल को फिल करना था। सर 0.225। शाबाश, तो 0.225, ये 3 नंबर आपको बेटा टेबल फिल करने के मिल गए। जी मिनाहल बेटा कोई मसला? नहीं सर। इसमें तो कोई बेटा जी हट के सबसे आसान तरीके मैं आपको कंसेप्चुअल सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपका आप रट्टा ना लगाओ किसी चीज़ को और फिर जो है ना ये भी ना करो। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है बताओ? वेरिएंस का फार्मूला पहले मैं आपको लिख दूं कि भाई वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फार्मूला होता है वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, आप लिख के सीधा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया करें, माइनस जो है ना यहाँ पर होल ब्रैकेट के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर किया करें। अब इसकी आसान 3 नंबर की ये है, तो अब सबसे पहले अपने कॉलम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जाकर एक्स स्क्वायर जनरेट कर लो। यहाँ पर सबसे आसान अप्रोच ये है कि आप एक्स स्क्वायर अप्रोच कर लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब अगर x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो खाली e ऑफ x मिलेगा। अगर x को x स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मिलोगे, यहाँ पर आप देखो ये चीज़ आप पहले यूँ समझो कि ये जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, इसमें अगर आप x स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सम निकलेगा x स्क्वायर px का। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको सिग्मा चाहिए, सम, मुझे पहले सम चाहिए, इसको ई की बजाय सम लिखो, सिग्मा, तो ये सिग्मा होता है एक्चुअली। जो सिग्मा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो जी। दूसरा सिग्मा जो आपके पास होता है वो अगर आप खाली एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है ना बेटा जी ये सिग्मा ई एक्स आ जाएगा आपके पास। ये जो ई ऑफ एक्स है सिग्मा एक्स है, इसको यूँ भी आप समझ सकते हो, एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इसके लिए मैं और आसान तरीका आपको सिखा दूं, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना टेबल बना लेना एक्स के लिए।
यहाँ पर x लिख दो, 0 से लेकर 6 तक था, 0 1 2 3 4 5 6, बेटा ऐसे लिख लो यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वो हमने लिखी हुई है सारी टेबल से बेटा जी। आपने यहाँ वाली ये वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर लिखनी है। ये 0.008 0.36 ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर लिखते जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो यहाँ पर 0 की जो है ना आपके पास 0.008 है, 1 की प्रोबेबिलिटी बेटा जी आपके पास 0.036 है, 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है ना 0.114 है, 3 की प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास 0.207 है, 4 की प्रोबेबिलिटी बेटा जी आपके पास 0.285 है, 5 की प्रोबेबिलिटी बेटा जी आपके पास टेबल में 0.225 है, और 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.125 है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट कर लेना है। 0 का स्क्वायर 0 लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 लिख दो। उसके बाद 2 कॉलम्स और जनरेट करो। यहाँ पर एक कॉलम आपने जनरेट करना है अपना बेटा जी x डॉट पी एक्स का, x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। अगले कॉलम के अंदर x स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर 0 है, कैलकुलेटर उठाकर 0 को जब 0.00 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0.036 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 0.03x, 0.114 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा। अब ये आपके पास x है 0.114 को सॉरी इससे मल्टीप्लाई करना, 0 से किया 1 से किया, अब 2 से मल्टीप्लाई करो 0.228 आ जाएगा, 0.228। अब 0.207 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। एक मिनट कैलकुलेटर मैं उठा लेता हूँ, आप भी जिसकी फास्ट मिनाहल आप बताओ। 0.207 मल्टीप्लाइड बाई 3 0.621। शाबाश, ये जल्दी जल्दी 0.621 3 से। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 0.285 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1.140, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी 1.125। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 0.75। अब इन तमाम को प्लस करके ना इसी के बॉटम के ऊपर आप इसका सिग्मा निकाल दिया करो। आप कह सकते हैं कि सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स का जो रिज़ल्ट है इन तमाम को प्लस कर दो। आखिरी कॉलम किस चीज़ का जी, आखिरी वाला कॉलम किस चीज़ का? आखिरी वाला कॉलम एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का, वेरिएंस के लिए। अब देखो ये भी करो, अब एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0.008 ये 0 आएगा, फिर 1 करोगे तो ये सेम आएगा 0.036। लेकिन जब एक्स स्क्वायर को 4 प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर 4 वाली को 0.114 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0.228 के साथ तो ये आएगा आपके पास बेटा जी 0.456। हानिया बेटा अलीशा इनको अच्छी तरह से समझ लो, ये टेबल आपने ऐसे ही फिल करना है और कैलकुलेटर ने सारा काम करना है। अब 0.207 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये आएगा आपका 1.863 और 16 को 0.285 से मल्टीप्लाई करो। 16 को जब 0.28 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आना चाहिए ये 4.560 और 25 को 0.22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा जी 5.625 और 36 को जब 0.125 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक 4.5
00, ये एक्स स्क्वायर पी एक्स का रिज़ल्ट है। थर्ड कॉलम में एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का रिज़ल्ट है। अब बॉटम पे इनका सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का आंसर बता दो। अब ऊपर से नीचे इन तमाम चीज़ों को प्लस करना है। पहले एक्स पी एक्स का सम निकालें। एक्स पी एक्स का सम जो है ना ये 0.036 प्लस 0.228 प्लस 0.26 और प्लस जो है ना ये आपका 1.14 प्लस इसका 3.9 3.9। बेटा ये जल्दी जल्दी तेज़ काम कराया करो ना। अब इसका भी सम बता दो। फाइव प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13.1। इधर से ये सारा का सारा सम करो कितना आता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स का। मिनाहल आपका कैलकुलेटर स्लो हो गया बेटा। ये आ रहा है 17.04। अब बस वेरिएंस वाले फार्मूले में जाके पुट कर दो। ये वेरिएंस का फार्मूला है। अब वेरिएंस का फार्मूला ऊपर करके लिख दो थोड़ा सा यहाँ पर। फिर उतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में कि हम ये सारी टेबल्स वगैरह बनाते जो। तो बेटा कैसे करोगे मुझे बताएं ज़रा। आप मुझे बता दें फिर कि इसकी ये देखें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि उसे पता है इन कैलकुलेशंस ने टाइम लेना ही लेना है। तो आपको तो फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेटर के अंदर। आपको जो है ना तेज़ी के साथ आपको ये चीज़ें टाइम पे ख़त्म करनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रह जाएगा बेटा जी। इसका 17 पॉइंट जो है ना 04 और इनका डिफरेंस लें तो आपके पास जो है ना बेटा जी 1.83। ये वेरिएंस का फार्मूला है। 3 मार्क्स। एक एक नंबर के लिए फ़ाइट हो रही होती है। ये स्टेप्स हैं। अब मुझे बताओ अगर टेबल नहीं बनाओगे तो क्या करोगे। एक्स था, प्रोबेबिलिटी थी, फिर एक्स आपको एक्स पी ऑफ एक्स चाहिए जिसके लिए सिग्मा पी एक्स पी एक्स चाहिए लाजमी। फार्मूला ये वेरिएंस का तो फार्मूला यही है। या फिर यूँ लिखो, ये भी अगर यूँ लिखोगे सिग्मा एक्स, कुछ टीचर यूँ भी बता देते हैं कि वेरिएंस का फार्मूला भाई ये है। सिग्मा की क्या ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला बेटा जी कुछ टीचर तो डायरेक्ट ये बताते हैं, मैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बता देता हूँ। टीचर कुछ कहते हैं बस यही लिखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, ख़त्म। फिर आपको एक्स स्क्वायर भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, फिर सबको प्लस भी करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये करो या फिर वो करो, इसके बगैर क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय फॉलो करने के। एक्स का लिखो, पी एक्स लिखो, या फिर उसी टेबल के साथ ये काम कर दो। ये जो टेबल है इसके ऊपर कॉलम बनाने पड़ेंगे, तुम्हें टेबल तो बनाना पड़ेगा। तो आप एक दफ़ा बता दें किस किस चीज़ का कॉलम बनाना होता है। देखो ये मैंने इसलिए तो बेटा पीछे टेबल बनाई है। अगर आपको वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अगर वो कहे वेरिएंस, तो वेरिएंस के दो या तो इसको रट्टा मारो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। अब ये बात भी याद रख लो, जिस बच्चे का ये टेबल गलत होगा, जो ये टेबल सही तरह से कंप्लीट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ गलत हुई तो उसके अगले 3 नंबर भी गए। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सही तरह से निकालना है। जब निकाल लो तो फिर जल्दी जल्दी एक कॉलम बनाओ, उसमें एक्स लिखो, दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटीज़ लिखो, तीसरे कॉलम में वो एक्स का स्क्वायर लिखो, चौथे और पांचवें कॉलम में एक्स और इनका प्रोडक्ट, आखिरी कॉलम में एक्स स्क्वायर का और इनका प्रोडक्ट ये लिखो। और पी एक्स वाले का सम लो और एक्स स्क्वायर पी एक्स वाले का सम लो, क्योंकि कुछ टीचर तो यहीं पर ये बताते हैं कि भाई बस यही है वेरिएंस का फार्मूला। वो बच्चों को बात ही नहीं करने देते। बच्चा पूछे ना कि सर वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या यूज़ करूं, वो कहते हैं समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी। ये जो आपने लिखा हुआ है इसमें क्या है? ये जो आपने जो लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन में, मैंने ये वाला किधर है? हाँ जी यही वाला। मैं इसको एक्सपेक्ट, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको ये देखो ये 3 चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना एक्स की, ये एक्चुअली इक्वल होती है एक्स पी ऑफ एक्स के, और ये सारी चीज़ें सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होती हैं। तो कुछ टीचर सिर्फ ये बात पकड़ लेते हैं,
मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को पकड़ता हूँ, और या फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर x मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ x, ये तीनों चीज़ें सेम है, ये टीचर भी ठीक है, ये भी ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ, कोई गलत रॉन्ग नहीं है। अगर कोई टीचर आपको ये फार्मूला सिखा गया है स्कूल में कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स है, तो वो सही कह गया है, ये मीन होती है, और मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो दैट्स तीनों चीज़ें ठीक हैं जिसके माइंड में जो है बेटा जी, लेकिन अगर किसी को किसी टीचर ने ये बताया तो उससे भी यही करना पड़ेगा, लोग उससे भी ये टेबल बनाना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्सपेक्टेड वैल्यू वही है जो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स है। दिस होल थिंग इज इक्वल टू सिग्मा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इस चीज़ को ये भी बोला जाता है और इस चीज़ को ये भी बोला जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा फार्मूला लिख के बताते हो एग्जामिनर को, दोनों चीज़ें सेम है। क्लियर हो गई? अलीना फ़रूक बेटा आप सर वो क्लास में नहीं है, तो केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ आप सबका, जिन ने केमिस्ट्री दी है? चलें, मेरा बड़ा अच्छा हुआ था। हाँ जी, आपका तो केमिस्ट्री का बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जी इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये S1 में ज्यादातर इसी तरह के सवाल पूछता है, प्रोबेबिलिटी वाले। जी बेटा जी, इसमें है ही प्रोबेबिलिटीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो अभी आपने सवाल किया वो किस में आता है? वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, वो वाला जो क्वेश्चन अभी किया ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब आ जाओ आगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी अब आपके पास। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर चेंज करवाया था कि कैलकुलेटर की टेक्निक आपको यहाँ पर हेल्प आउट करेगी। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो। अ कंपनी सेल स्मॉल एंड लार्ज बैग्स ऑफ राइस, द masses ऑफ द स्मॉल बैग्स ऑफ राइस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean this and standard deviation is this. In a example of 500 of these small bags of rice, how many would you expect? एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लुक, आपने कहना है कि भाई हमने बताना है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लिखो कैलकुलेटर की टेक्निक याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज ग्रेटर दैन 1.26 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज़ ग्रेटर दैन, और z का फार्मूला क्या होता है? z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा जी आपके पास कितनी है? 1.26 माइनस 1.20 और डिवाइडेड बाई 0.16। ये वाली चीज़ सारे समझो, ये तो आपके 12-13 नंबर 15 नंबर तक जाती होती है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z which is greater than 1.26 minus 1.20 divided by this, तो it will give you 0.375। z की वैल्यू जब ग्रेटर दैन हो तो कैलकुलेटर की टेक्निक बेटा जी क्या है? p ग्रेटर दैन के लिए r वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। जाओ अपने कैलकुलेटर में, याद है मोड प्रेस करो, सारे अपने कैलकुलेटर पे जाएं बेटा, मोड प्रेस करो, मोड के बाद 3 प्रेस करो, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बता दो। मोड प्रेस करो, मोड के बाद 3 प्रेस करो, स्टैट का ऑप्शन, फिर AC प्रेस करो, 3 के बाद फिर AC प्रेस करो, AC के बाद शिफ्ट प्रेस करो, 1 प्रेस करो, 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन और 3 पे R, और उसके अंदर अपनी ये वाली वैल्यू पुट कर दो 0.375। आपके पास आंसर आ गया बेटा जी। पी वाला कब यूज करना है? जी पी वाला कब यूज करना है? जब लेस देन का साइन होएगा। अभी z ग्रेटर है। अभी z ग्रेटर है तो r वाला ऑप्शन यूज़ करो, तो दिस इज 0.35।
383, दैट्स योर आंसर। ये प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसने एक्सपेक्टेशन पूछी हुई है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है टोटल 500 है, 500 को 0.3583 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो कैलकुलेटर से आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 176.915। राउंड ऑफ कर दो और आपके पास आ जाएगा 177 till 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यू आर डन। ये 4 नंबर हमसे कोई भी नहीं छीन सकता भाई। ये 4 सर नंबर इसमें वैसे हम कुछ दिखाएं कि हाँ मतलब जी, हम Z टेबल यूज अच्छी करें। बात है। ये चीज़ दिखानी पड़ेगी आपको, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर ग्रेटर दैन का साइन है तो ये वाला ये दिखाना है उसको कि भाई ये जो 0.375 है ना, ये राइट का एरिया पूछ रहा है। उससे धोखा दो एग्जामिनर को कि भाई हमने जी टेबल की तरफ जाना है, लेकिन आपके पास टेक्निक है कैलकुलेटर वाली। क्लास आपने एंड होने वाली है, हाँ, क्लास एंड होने वाली है। तो दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ, ये पेपर कंप्लीट करो, या मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ, या बैठे हो। मैं तो कहता हूँ अगले क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि 4 हैं तो 3 क्वेश्चन और रह गए होंगे। लेनी है क्लास तो मैं दोबारा लिंक भेजूँ, नहीं तो फिर ये कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूंगा। इट्स अप टू यू। ये बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा। अब पार्ट बी में देखो मिनाहल बेटा, आप आए हो, बाकी जो आता है लेकिन आप देखते जाओ। इसमें हमें 20% बताई गई है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। जी बेटा देखें आप। Masses of the large bags of rice are normally distributed with mean itna and standard deviation of sigma kg is 20%. of these large bags of rice have mass less than 2.4. अब हम probability इसकी बेटा निकालेंगे x which is less than 2.4, which is equal to, you would say the probability of z which is less than देखो, probability of z which is less than 2.40, probability of z which is less than z1 which is 20%, that is 0.2. अब 20% है, that is negative value. You can simply say कि this is phi inverse. अब आपको probability पहले से दी हुई है 0.2. These are large bags, तो 0.2, तो you can simply 1 minus 0.8, sorry 1 minus 0.2 which will give you 0.8. so this is phi inverse of z जो कि नेगेटिव के अंदर आएगी, this is 0.8. अब आपने टेबल पे जाना है, जिसके पास टेबल है उस टेबल के अंदर जाओ, और उस टेबल के अंदर जहाँ पर 0.888 लिखा हुआ है उससे पहले वाला जो नंबर है, टेबल से पहले वाला जो नंबर है बेटा जी, वो टेबल के अंदर देखो 0.7995 है, उसको ऊपर देखो और उसको लेफ्ट साइड पे देखो। आप अगर इसको ऊपर देखोगे, ये टेबल खोल लो बेटा, दैट्स इम्पोर्टेंट।
आपकी आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट, अब क्लियर है? फिर आप आवाज़ आ रही है? फिर आपने ये 1 माइनस 0.2 क्यों किया है? क्योंकि अब लार्जर है सही ना। है। अब दीज बैग्स आर लार्जर, और जो आपके पास टेबल होती है ये आपके पास 0.2 है, लेस है, नेगेटिव के अंदर है। तो अगर आप जी टेबल भी बनाओगे यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पर होगी नेगेटिव, ये नेगेटिव Z1 है। तो इसलिए इसको वो तो फ्लिप करते हैं, लेकिन हम जो है ना इसको 1 में से माइनस कर देंगे। हम इसे 1 से माइनस कर देंगे ताकि उसका पिछला एरिया जो है ना आपके पास आ जाएगा। ये वाला पॉइंट समझाएंगे जरा। ये वाला टेबल खोल लो, ये वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रा अपनी टेबल खोल लो, जी टेबल। अब देखो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझो, ये वाली चीज़, क्योंकि रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर ये चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है भाई, ये जो प्रोबेबिलिटी है z की विच इज़ लेस देन Z1, और इसका आंसर 20% है। 20% का मतलब है 0.2। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.2, ये प्रोबेबिलिटी है। लार्जर है तो लार्जर का मतलब है टेबल का लेफ्ट साइड का ये 1 में से माइनस कर दो 0.8। अब फाई इनवर्स कैसे निकालोगे? अपनी टेबल खोलो, उस टेबल में जहाँ पर 0.88 समथिंग है उसका पिछला नंबर 0.7995 होगा। उसके ऊपर देखो, उसके आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर जो है ना आपके पास 4 नज़र आएगा, इधर आपको 8 नज़र आएगा। आवाज़ आ रही है बेटा? आपका ये जो 0.8 है जिसको कट आप, गई थी अब सही। एक सेकंड, नहीं, मैं कह रहा हूँ अब सही है। अब सही है? अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद मैं वो, अब देखो 0.8 बेटा जी रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। इसे आपने टेबल से देखना है। आप अपनी टेबल पे जाओ जिसके पास जी टेबल है, क्योंकि ये इस पे कैलकुलेटर टेक्निक नहीं लगेगी, इस पे आपको जी टेबल ही लगानी पड़ेगी। जी टेबल में जिधर 0.88 सम नंबर है उसका पिछला नंबर देखो, 0.7995 है, उसके ऊपर देखो तो 4 है, उसके इधर देखो तो 8 है, अब आखिरी नंबर 5 है। फिर इधर राइट पे भागो, इधर ऐड टेबल होगा, उस ऐड टेबल में देखो इधर जो 5 है उस 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है। टेबल है किसी के पास? हाँ, हाँ जी है। तो यही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ आपको टेबल पे नज़र आ गई है। जो फाई इनवर्स ऑफ 0. हाँ जी, मिल गया। हाँ जी, तो 0.8 से पिछला नंबर 0.7995, उसके ऊपर देखो तो बेटा 4, उसके लेफ्ट पे देखो तो 8, और आखिरी नंबर 5 है। राइट पे जाके 5 के ऊपर देखो तो 2। तो मेरे पास जो z की वैल्यू आ रही है वो होगी नेगेटिव 0.842। अब जब z की वैल्यू आ जाए, हमने तो सिग्मा निकालना है, तो z का फार्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। हमें तो स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा मालूम करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर z। x की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है? 2.4, माइनस म्यू हमारे पास 2.5, और z की वैल्यू हमारे पास बेटा जी माइनस 0.842। तो इसका आंसर निकालो तो बेटा जी सिग्मा का आंसर ऊपर भी नेगेटिव में निकलेगा, 2.5, ऊपर आपके पास माइनस 0.1, नीचे माइनस 0.842, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बेटा जी आ जाएगा 0.119। दिस इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज़ द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा। यहाँ पर पूछो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो होता है ना वो जी का होता है, जी का फार्मूला लगाया आपने, प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आपने कैलकुलेटर उठा लिया था। यहाँ पर कैलकुलेटर से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए जो नंबर था उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया।
क्यों ये म्यू होता है ना, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेशन में देखा होता है म्यू इज इक्वल टू एन पी होता है, तो एन अगर 500 है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। मिनाल बेटा यहाँ पे कोई इशू? सर आपने -0.842 क्यों लिया? क्या लिया मैंने? 0.8 को मैंने क्या लिया है? इसको माइनस क्यों लिया आपने? क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, टेबल तो बेटा लेफ्ट साइड का एरिया बताती है। अगर आपकी वैल्यू ले इसके पास आ रही है 1 से ग्रेटर है तो आपने उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 - 5z करना पड़ता है ना टेबल में से। 1 में से 0.2 माइनस करोगे तो राइट साइड का, अगर ये z की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको फ्लिप करो तो राइट साइड का एरिया होगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। 1 में से ये माइनस करो तो पिछला एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। और फिर आपने यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी को टेबल से बता देना है। अब अप्रॉक्सीमेशन है बेटा, अब अप्रॉक्सीमेशन वाला तो 5 नंबर का सबसे मज़े का क्वेश्चन होता है। इसमें आपने अप्रॉक्सी सबसे पहले इधर जो है ना आपने लिखना होता है एन। एन आपके पास बेटा जी कितना है 80, प्रोबेबिलिटी कितना है 20%, 20% का मतलब 0.2, और इधर क्यू लिख दो। क्यू आपके पास बेटा क्या होगा, 0.2 है तो वो 0.8 होगा। एन पी क्यू आपको बेटा जी मिल गया। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, इधर से म्यू निकालो। जब भी अप्रॉक्सीमेशन का वर्ड होगा आपने सबसे पहले म्यू को निकालना है, और म्यू है एन पी। एन की वैल्यू है बेटा जी 80 और पी की वैल्यू है 0.2, तो 80 इंटू 0.2 आपको 16 मिलेगा। और फिर जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है ये होल अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू होता है। इन तमाम चीज़ों को बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो। एन पी की जो वैल्यू है वो तो आपके पास 16 है, इंटू क्यू की वैल्यू 0.8 है, होल अंडर रूट, तो सिग्मा की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 12.8 अंडर रूट आ जाएगी। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दो, बिफोर अप्रॉक्सीमेशन इज़ डन, इससे पहले कि हम अप्रॉक्सीमेशन करें, या जब मैं इसके लिए लिखवाता था कि बी डी कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज एन डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या लिखो बिफोर अप्रॉक्सीमेशन इज डन वी मस्ट कैरी आउट, ये स्टेटमेंट लिख दिया करें आप इस वाले क्वेश्चन में, वी मस्ट कैरी आउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, ये नई चीज़ लिख दो, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का मतलब है कि अब आप z का फार्मूला लगा दो। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज़ लेस देन z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। तो यहाँ से आपके पास बेटा जी z लेस देन x की वैल्यू आपके पास 21.5 है, म्यू की वैल्यू आपके पास 16 है, स्टैंडर्ड एविएशन 12.8 और उसका अंडर रूट है। तो यहाँ पर z की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू लेस देन आपके पास आ रही है 5.5 ओवर जो है ना 12.8 अंडर रूट, ऐसे छोड़ दो। अब z आ गया है तो प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेटर से निकालो, जाओ कैलकुलेटर में बेटा जी। यहाँ पर टेंशन, आप लोगों को क्या टेंशन है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर पे जाओ, लेस देन है, p का ऑप्शन प्रेस करो, और p के ऑप्शन प्रेस करने से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.938, वेरीफाई कर लो बेशक कैलकुलेटर से। तो वी आर डन। अगर टेबल से जाओगे तब भी यही आएगी, लेकिन हम टेबल पे नहीं जाते, हमने तो यहाँ पर कैलकुलेटर से, और हमारे ये 5 नंबर हमें मिल गए। देखो 5 नंबर ये 3, 5 + 3 8 मार्क, 8 + 4 12 मार्क की आपके पास। वाले पार्ट को दोबारा बता देंगे जरा, कौन से वाला? लास्ट वाला। जी देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में जब अप्रॉक्सीमेशन लिखा होगा तो उसमें n 80 बैग्स लिख दो, प्रोबेबिलिटी वही वो कांस्टेंट होती है, 20% का मतलब 0.2, क्यू निकालोगे 100 - 0.2 0.8, म्यू का फार्मूला यहाँ पर याद कर लो, n इंटू पी होता है, और स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला होता है एन पी क्यू एवरीथिंग अंडर रूट, तो ये निकालो। फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है,
या तो लिखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या लिखो बिफोर अप्रॉक्सीमेशन इज डन वी मस्ट कैरी आउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो है कि अब आप z का फार्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज़ लेस दैन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, आपको z की वैल्यू लेस दैन मिल रही है। तो लेस दैन का मतलब है कैलकुलेटर में जाओ और p वाला ऑप्शन स्टैट में जाके अगर कभी z की वैल्यू ग्रेटर दैन हो तो r वाला ऑप्शन उठाओगे आप कैलकुलेटर से, तो r वाले ऑप्शन से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। यहाँ पर p वाले से आपके पास आ गई। बाकी बच्चे यहाँ पर आने के बाद भी वो टेबल बनाए, टेबल में जाएंगे, टेबल से वैल्यू को ढूंढ के फिर वो इधर लिखेंगे। तो टेबल में आपको पास भी होगी टेबल, वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी यहाँ पर एरर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये 12 नंबर तो बेटा किसी भी हाल में आपके गलत नहीं होने चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। यहाँ तक किसी को मसला है तो बताओ। अलीना फारूक? नहीं। ओके रानिया बेटा? नहीं सर। ओके, अब आगे क्या है जी? आगे हिस्टोग्राम है। ये बस मैं इसको आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। आपने यहाँ पर, मैं ये हिस्टोग्राम बनाने में अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन में आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलेगी फ्रीक्वेंसी बाई क्लास विड्थ से। फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ आप निकालते जाओगे, आपके पास जो है ना बेटा जी ये वाला बन जाएगा। फिर पूरा हिस्टोग्राम बनाओगे। हिस्टोग्राम के बाद 3 नंबर की मीन वो कहेगा। तो मीन का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। मीन का फार्मूला होता है बेटा जी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, जो ओ लेवल में आपने पढ़ा था वही है आपके पास। और फिर जी आगे क्या कह रहे हैं? हिस्टोग्राम का थोड़ा बता देंगे। जी बेटा किसका? हिस्टोग्राम मिलेगा। हिस्टोग्राम्स में बेटा जी आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल कर आप अपनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखोगे, और आपके पास जो है ना यहाँ पर जो होगा आपके पास टाइम इंटरवल है, तो टाइम आपके पास आ जाएगा। अपना स्केल बनाओगे डिफरेंट किस्म के, लेट्स सी यहाँ पर आपका एक बनेगा, उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर ये ख़त्म करो कॉलम, फिर यहाँ पर कोई बनेगा। मैं फ़र्ज़ी अब ये आपके पास ऐसे बना के देता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऐसे कोई बनेगा, इनमें स्पेसेस नहीं होंगी, तो आप ऐसे बढ़ते जाओगे। इस टाइप का कोई ग्राफ आपके पास बनेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये वाला सारा शेड करना है तो इसको शेड कर दीजिएगा। लेकिन हिस्टोग्राम की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और ये वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। तो वैल्यूज़ के साथ हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे आप। हिस्टोग्राम के बाद मीन निकालेंगे, और मीन का मतलब है आपको सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। ये तो ओ लेवल वाला सारा कॉन्सेप्ट है। हिस्टोग्राम वाला इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम, उस पर वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। Sam is a member of a soccer club. She is a practicing scoring goal. The probability that Sam will score a goal on any attempt is 0.7. आपने प्रोबेबिलिटी आपको बता दी गई है 0.7 की है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखो, दैट इज़ 0.7, और यहाँ पर Q की प्रोबेबिलिटी लिखो, वो होगी बेटा 0.3 हो जाएगी। उसने कहा कि लेस दैन 8, तो अब आपने लेस दैन 8 की प्रोबेबिलिटीज़ क्या करोगे? x इज़ लेस दैन 8। तो इसकी एक ऑप्शन तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 निकालो, एंड सो ऑन। आखिर में 10 वाले से कर ले, 10 दी हुई है सर, उसने 10 दी हुई है ना, तो अब आपने क्या करना है, 10 टोटल है, तो आप क्या करो, 1 में से आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ लेस दैन 8 दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर आप बेटा जी लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 8। देखो अगर पहली ऑप्शन को फॉलो करोगे तो x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 टिल 8 निकालनी पड़ जाएंगी। इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपने बस सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 8 ये निकालो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 9,
और आखिर में प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 10 ये निकाल लो। ये 1 हमने सिर्फ एक ही बारी सबसे माइनस करना है। 1 ये तमाम निकाल के तीनों को प्लस करके 1 से माइनस कर दो। सही है। एक मैं निकाल देता हूँ आपको 10 वाली, सपोज हम 8 वाली निकालते हैं तो टोटल 10 है, तो आप लिखोगे 10C8P। प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.7, इसकी पावर 8 और फेलियर आपके पास 0.3 और 10 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी निकालोगे। इसी तरह दूसरी निकालोगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है ना पता था। वी आर डन। Part 2 में find the probability that Sam's first successful attempt will be on the 5th before her 5th। before मतलब less than। जब भी ज्योमेट्रिक के अंदर वो लेस देन होगा तो उसका फार्मूला 1 माइनस क्यू टू दी पावर आर होगा। तो 1 माइनस क्यू टू दी पावर 5 में से एक कम करो तो 4 होगा। तो 1 माइनस क्यू आपका बेटा जी 0.3 है और इस सारे की पावर 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9919। ये तो बच्चों वाला खेल आपके पास जो ना ये बन गया है। ये वाला समझ नहीं आया। उसने कहा कि बिफोर 5th अटेम्प्ट। बिफोर 5th का मतलब है आर की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और जब भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 4 या 4 से छोटी। बिफोर 5th का मतलब है पहली 4 होनी चाहिए। तो वो तो वैसे तो नीचे जा सकते हैं वो तो, लेकिन हमने तो 5 से पहले वाली वैल्यू लेनी है ना। जो अगर वो बोलेगा बिफोर 5th कॉमन सेंस है 4 लेनी चाहिए। बिफोर 4 बोलता तो 3 फिर 4 5th में तो 4 और 4 से नीचे वाली वैल्यूज नहीं आएंगी ना। 1 माइनस क्यू टू दी पावर आर ये फार्मूला होता है जब लेस देन होता है। जिससे वो पहले बोले उसको छोड़कर उसका पिछला नंबर लिख दो, यू विल बी डन। ठीक है जी। अब आगे ये V is a member of the same soccer club. He is also practicing scoring goals. The probability that we will score a goal on any attempt is 0.6, independent of all other attempts. V is going to keep making attempts until he scores goal 3. Okay. Find the probability that he scores his third goal on his 7th attempt. तो वो जो थर्ड गोल है वो अपना 7th अटैम्प्ट के ऊपर जो है ना उसको जो है ना मिलेगा। मतलब अगर उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 0.6 है और जो फेलियर है वो आपके पास 0.4 है, तो आप डिफरेंट वो अटैम्प्ट्स देता जाएगा और आखिरी अटैम्प्ट्स पे जाके वो जो है ना स्कोर कर लेगा। स्कोर्स थर्ड गोल ऑन 7th अटैम्प्ट। लोग अगर हम कहें कि भाई ही स्कोर्स थर्ड गोल, लेट्स सी पहले अटेम्प्ट दी आखिरी क्यों उसने बताया था हमें कितनी अटेम्प्ट्स यूज कर रहा है वो? हाँ जी, ऑन हिज 7th अटेम्प्ट बताया हुआ है ना। नहीं पर 7th अटेम्प्ट में वो थर्ड गोल मार 7th पे कामयाब होना है तो 6 दफ़ा तो फेल होगा। 1 2 3 4 5 6 7th पे गोल मार देगा और सक्सेस मिल जाएगी, और वो है 0.6। गोल थर्ड वाला है, उसका थर्ड गोल है, पहले तो भी तो मारेगा ना। Find the probability that he score his third goal on his 7th attempt. V is going to keep making attempts until he scores goal 3. Until geometric distribution है, remember this। उस आपने सिर्फ ये बताना है कि वो 4 दफ़ा फेल होगा। लोग 4 दफ़ा फेल होगा, ये 6 दफ़ा आपके पास जो है ना ये फेल हो रहा है। कितनी दफ़ा है देखें, ये उसको 7th अटैम्प्ट पे कामयाबी मिल रही है। V going to keep making attempts until he scores 3 goal. Find the probability that he scores his third goal on his 7th attempt. 1 2 3 4 5 6 और 7th अटैम्प्ट पे उसे 0.6 आपके पास जो है ना ये मिल जाएगी, सक्सेस मिलेगी। अब देखो V is going to, V is a member, ठीक है, on attempt will score a goal on any attempt that is 0.6 and which is independent of all other attempts। ये दूसरों से जो है ना ये उसकी इंडिपेंडेंट है।
वो अपनी कोशिश जारी रखता है यहाँ तक कि जो है ना वो गोल 3 कर लेता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज हिज थर्ड गोल। अगर हम कहें कि भाई ये देखो, अगर हमें वो 6 पे तो वो फेल होता है, तो हमें 3 करना है। लेट्स सी 6C2 अगर हम करें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पे उसे कामयाबी मिली, फिर जो है ना 0.6 है, अगर हम बाइनोमियल लगाएं तो यहाँ पर ये 2 आएगा और फेलियर जो है ना उसका वो है 0.4, तो 6 - 2 आपके पास 4 आ जाएगा। 6C2 फेल, 0.6 कामयाबी है उसकी और वो फेलियर है 4। तो अब आपके पास ये क्या आंसर आएगा, 6C2 इंटू 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.4 इसकी पावर 4। सिक्स सी टू इंटू 0.6 इसका स्क्वायर इंटू 0.4 और इस सारे की पावर 4। और एक और चीज़ भी, इसका जो भी आंसर आएगा वो किसी भी अटैम्प्ट पे 0.46 कर लेगा। तो 2 तो मैंने यहाँ से निकाल दी। ये कितना आंसर आएगा आपका, अगर कैलकुलेटर यूज़ करो तो ये आपके पास आ जाना चाहिए, इसको इस सारे को इंटू 0.6 भी करना है। अगर 2 गोल्स वो यहाँ पर कर रहा है, 6 अटैम्प्ट में से 2 और एक उसकी जो है ना किसी भी अटैम्प्ट के ऊपर 0.6 है, तो आपके पास ये आ जाना चाहिए 0.082944। अगर इसको आप राउंड ऑफ कर दो तो 0.0829 टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपके पास जो है ना ये वाला आंसर आ जाएगा। ये भी आपका वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ये वाला पार्ट नहीं समझ आया। क्यों बेटा? नहीं आया, मुझे क्या बताओ। मिनाहल बेटा आप बताओ। 2 और तीसरी अटैम्प्ट्स पे जो है ना उससे ना तीसरा गोल उससे करना है। जो पहला गोल है वो कहता है ही विल स्कोर अ गोल ऑन एनी अटैम्प्ट दैट इज 0.6। वो बाकियों से इंडिपेंडेंट है। एक यहाँ पे हो गया और बाकी 6 में से 2 चांस हैं, उसे 3 गोल करना है ना, थर्ड गोल। तो मैंने बाइनोमियल लगा दिया NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर N-R। और जब ये दवा किसी भी गोल पे 0.6 की प्रोबेबिलिटी है तो आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। आपको एग्जैक्ट 7 का कैसे मिल रहा है? उसने बताया हुआ है थर्ड गोल ऑन हिज अटेम्प्ट 7, क्योंकि 6 पे फेल हुआ, 7वें पे उसे 0.6 मिली है ना। 1 2 3 4 ये 5 हुआ, तो मैंने बाइनोमियल के अंदर 6C2 2 गोल यहाँ से मिल गए, NCR P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N-R और एक का 0.6 है, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा बाइनोमियल वाला। अब इस पे आ जाओ आखिर पे, मज़ीद इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, दोबारा ये हो जाएगा। अभी तो पहला पेपर है, 4-5 पेपर करने के बाद S1 में शॉर्ट लिस्ट कर लो। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल वाले प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चन जो होते हैं ना। अब देखो, अ बैग कंटेन्स 9 ब्लू मार्बल्स एंड 3 रेड मार्बल। अब ये सिंपल प्रोबेबिलिटी आ गई है। इफ़ दिस मार्बल इज़ ब्लू इट इज़ रिप्लेस्ड, इफ़ इट इज़ रेड ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पर आप बना दो कि भाई देखो, ट्री डायग्राम बनाओ। यहाँ पर अगर ये आपके पास रेड है, ये रेड 1 बोल दो, ये 3 आउट ऑफ 12, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 9 आउट ऑफ 12 हो जाएगी, तो ये आपके पास ब्लू 1 होगा। फिर जी अगर ये रेड है तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 3 में से एक रेड निकल गया तो 2 आउट ऑफ 11 हो जाएगा, ये रेड निकल गया। लेकिन ब्लू यहाँ पर सेम रहेगा आपका और वो होगा 9 आउट ऑफ 11। इधर से अगर ये ब्लू है तो ये वापस रख दिया जाएगा। लुक, ब्लू है, इसमें से रेड 2, रेड तो सेम रहेगा 3 आउट ऑफ 12, और ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि इधर रिप्लेसमेंट है, इधर टोटल काम ही नहीं होगा, 9 आउट ऑफ 12। तो उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल चूजन आर रेड, बोथ आर रेड। ये तो ओ लेवल वाली प्रोबेबिलिटी है, बोथ आर रेड। तो 3 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 आउट ऑफ 11, तो ये आपके पास आ जाएगा। 2 से अगर यहाँ पर ये कट कर दो
तो ये 3 1s are 3 तो 1/22 बोथ आर रेड, दैट्स इट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन उसने दे दिया पहले वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल चोजन इज ब्लू गिवन दैट, ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको आप फॉलो करो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर अब हम ए बी तो है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट जो आपके पास रेड है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी जी, आपके पास प्रोबेबिलिटी है जी B1 इंटरसेक्शन जो है ना R2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 जो इवेंट पहले होता है। तो हमारे पास 9/12 इंटू 3/12। एक चीज़ याद रखो, कंडीशनल के अंदर ये जो कुछ लिखोगे ना, ये एज फॉर्मूला कब यूज होगा? हाँ, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? कंडीशनल जिसमें लिखा होगा जो गिवन दैट, जब गिवन दैट होगा तो फिर ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे। इसकी ट्रिक याद रखो, जो कुछ ऊपर लिखोगे ना उसी को एज इट इज़ नीचे भी लिख देना है। 9/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 प्लस अब दूसरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपने जो है ना उसके साथ जो है ऊपर 9/12 वाली लिख दी। अब आपने जो है ना जो दूसरी बची है हमारे पास 3/12 इंटू 2/11 ये लिख कर यहाँ से बेटा जी इसका आंसर आप निकाल लो सिंप्लीफाई करते हुए। तो फाइनल आंसर आपका इसका जो है ना आपको आना चाहिए 33/41। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक, दैट इज़ R2। दिस इज़ द आंसर। इसमें आपने इतना बड़ा क्यों लाया फॉर्मूला? ये फार्मूला है ही यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी आपने लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और आगे एन करके बी लिखा हुआ, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी